नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। बात करेंगे ला नीना की कि कहां रह गया, क्योंकि जो रीसेंट रिपोर्ट्स मिली हैं ओवरसीज से वो ये कि शायद फरवरी में ला नीना थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। बात करेंगे साथ ही बेस मेटल्स की कि बेस मेटल्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्या रणनीति यहां से होनी चाहिए, और साथ ही दिसंबर तक 70,000 के भाव क्या सोने में देखने को मिलेंगे। जो हल्का हुआ है सोने का भाव क्या यहाँ से और नीचे जा सकता है, इस सब पर हम फोकस करेंगे। साथ ही ला नीना प्रोस्पेक्ट्स पर भी बातचीत करेंगे। स्काईमेट में मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रो इंटेलिडेट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी और एमएफएसएल के सीनियर वीपी नवनीत दमानी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले बात स्ट्रैटेजीज के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी बताइए पहले तो क्या रिकमेंडेशंस आपकी ट्रेडिंग कॉल्स? जी बिल्कुल। गोल्ड सिल्वर मुझे लगता है कि एक अप्रोप्रिएट लेवल्स है। ऊपर किस तरह कर देखते तो गोल्ड 5,000 रुपए टूट चुका है, सिल्वर 11,000 रुपए टूट चुकी है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 74,980 एक बढ़िया सपोर्ट जोन है। यहाँ पर इंट्राडे के हिसाब से एक बार खरीदारी की जा सकती है। 75,350 75,450 के लेवल्स अपसाइड के टारगेट देखे जा सकते हैं एक या दो दिन में, और 74,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वहीं सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 89,700 800 का ये जो जोन है यहाँ पर एक बार बाइंग उभर कर आ सकती है। 90,700 का टारगेट देखा जा सकता है और 89,200 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। कॉपर 803 के आसपास बाइंग बनती है, 811 का टारगेट और 797 का स्टॉप लॉस। ओके, नवनीत दवानी भी हमारे साथ बने हुए। नवनीत, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी? लास्ट 2-3 दिन में हमने एक अच्छा गिरावट का रुख देखा है मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज में, एंड लार्जली क्रूड थोड़ा सा स्टेबलाइज होता हुआ नजर आया है और सिल्वर और गोल्ड भी थोड़ी स्टेबिलिटी दिखा रहा है। बट फोकस यहाँ पे हम आज नेचुरल गैस सॉरी कॉपर पे करते हैं, बिकॉज कॉपर में एक अच्छा खासा करेक्शन करीब 4 से 5% का करेक्शन दिखा है, लार्जली बिकॉज चाइना का जो स्टिमुलस आया है वो बहुत इंप्रेसिव नहीं रहा है। मुझे लगता है कि 802 803 के आसपास कॉपर बाय करने की रणनीति बनानी चाहिए। 795 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। रिबाउंड अगर मिला तो 815 822 तक का भी रिबाउंड देखने को मिल सकता है। सेकंड स्ट्रैटेजी रहेगी सिल्वर में, जहां पे मुझे लगता है कि एक रीजनेबल करेक्शन यानी टॉप से 11% करेक्शन के बाद में एक बाउंस बैक शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। 89,500 89,700 के रेंज में आप सिल्वर बाय कर सकते हैं। 88,800 का आप स्टॉप लॉस लगाएगी, 91,100 91,500 तक के टारगेट आपको रिबाउंड में देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही हमारे दोनों ही गेस्ट की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब बात करते हैं मौसम की, लाल नीना प्रोस्पेक्ट की, और विंटर कंडीशंस किस तरीके से इमर्ज हो रही हैं देश भर में, इस पर फोकस करते हैं। जीपी शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी, ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि फरवरी 2025 में भी जो ला नीना के आसार हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं। आईएमडी की तरफ से भी हमने स्टेटमेंट सुने। पहले एक्सपेक्टेशंस थी कि अक्टूबर नवंबर से ला नीना कंडीशंस बनेंगी, विंटर्स अराइव होंगी, फॉगी कंडीशंस हो सकती हैं, बट डिलेड थोड़ी सिचुएशन फिलहाल दिखाई दे रही है। क्या कैसे देखते हैं आप ऑस्ट्रेलिया से मिल रही न्यूज़ फ्लो को? क्या वेदर कंडीशंस चेंज होती हुई फिलहाल दिखाई दे रही हैं? जी दीपाली, वैसे तो ला नीना की बात करें उसकी एक्सपेक्टेशन तो मानसून के दिनों में थी, अक्टूबर नवंबर नहीं, उसके चलते ही जो मानसून की फोरकास्ट दी गई थी सभी एजेंसियों द्वारा कि ला नीना आ जाएगा मानसून के दौरान ही, उसके कारण अबव नॉर्मल। लेकिन मानसून में भी नहीं हुआ, और अभी तो जैसे आपने बताया कि नवंबर तक पहुंच गए हैं, अभी तक उसके कोई मुझे आसार तो नहीं दिख रहे अभी तक भी। एंड सो न्यूट्रल कंडीशन अभी भी चल रही है। और अगर आता भी है ला नीना इस स्टेज पे, जिसमें कि मेरे विचार में तो अभी और वक्त लगेगा, अगर आता भी है तो बहुत ही वीक और बहुत थोड़े समय के लिए आएगा। इसलिए उसका प्रभाव मुझे नहीं लगता कि इस विंटर्स में या इस विंटर के रेनफॉल में या तापमान में उसका कोई ज्यादा असर देखने को मिलेगा। हम बार बार अपनी साइट पे ये रोज हर वीक में इसका अपडेट देते हैं, और ऐसा हमने विचार लिखे भी हैं कि बॉर्डर लाइन ला नीना कंडीशन की संभावना केवल बन सकती है, और वो भी बहुत जल्द, अगले साल की शुरुआत में ही, स्प्रिंग सीजन में ही एक बार फिर से न्यूट्रल की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता कि ला नीना कंडीशन के कारण कुछ फेरबदल मौसम में होगा। जैसे आप देख ही रहे हैं, तापमान सामान्य से ज्यादा है उत्तर भारत में, दिल्ली समेत लगभग 4-5 डिग्री तापमान अक्टूबर में भी ज्यादा था और नवंबर के महीने में अभी तक ज्यादा है। और कोई ऐसे विशेष आसार नहीं दिखाई दे रहे जिसमें कि तापमान में एक बहुत जल्द गिरावट आ जाए और सर्दी का हमें देखने को मिले इन हिस्सों में। तो
मौसम में बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा, बट ला नीना कंडीशन के चलते नहीं, उसके साथ-साथ ही जैसे ही आप आगे नवंबर में जाएँगे, शायद पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उनके आने की संभावना बढ़ जाएगी। जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ही मौसम में कुछ बदलाव आएगा। लेकिन मुझे लगता है नवंबर भी उसी तरह रहेगा जैसे अक्टूबर था, वार्मर देन नाउ। जी। हुँ। बिल्कुल। इनफैक्ट शर्मा जी हम मिड नवंबर में ऑलरेडी आ चुके हैं और नॉर्थ हो, नॉर्थ वेस्ट हो या सेंट्रल रीजन ही क्यों ना हो, दिल्ली एनसीआर का आपने ज़िक्र किया। बिल्कुल जो टेम्परेचर है वो जो यूजुअली रहता था उससे ज़्यादा ही है। मैक्सिमम टेम्परेचर अभी भी 30-32 डिग्रीज़ तक जा रहा है। तो स्पेशली अगर हम नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करें तो जैसे आपने कहा कि ला नीना कंडीशंस थोड़े समय के लिए बनेंगे, बाद में फिर वो न्यूट्रल हो जाएंगे जब हम नए साल की तरफ बढ़ेंगे। तो स्पेशली अगर हम नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करें तो किस तरीके की विंटर कंडीशंस फिलहाल दिखाई दे रही हैं? क्या इसी तरीके का टेम्परेचर कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई देगा दिसंबर में भी? बेसिकली मतलब जो विंट्री हम टेम्परेचर्स की बात करते हैं वो तो फिलहाल ना तो दिखाई दे रहा है, ना उस तरीके को खास इंडिकेशंस हैं। जी दीपाली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पहले भी शायद एक आध बार में भी लिखते हैं, प्रोग्राम में भी बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि ला नीना का कोरिलेशन विंटर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं होता है। ना तो मानसून के दिनों में होता है, ना इन दिनों में होता है। लेकिन क्योंकि काफ़ी सारी हाइप है कि ला नीना आने के साथ हार्श विंटर आ जाएँगी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा। मेरा माने स्काईमेट का माने तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मुझे तो अभी ये अंदेशा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये सामान्य से थोड़ी-सी वार्मर विंटर जिसको कहते हैं उस तरह के भी कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं। नवंबर-दिसंबर तक तो वैसे तो मेन जो है सर्दी दिसंबर एंड से लेके जनवरी-फरवरी के महीनों में होती है। लेकिन उसका आगाज़ जो है वो तो नवंबर से ही शुरू हो जाता है, अभी तक नहीं है। मेरे अपने विचार में हमारी कोई विंटर इतनी हार्श होने वाली नहीं रहेगी। दिसंबर के महीने में हाँ, कुछ स्पेल ज़रूर आएँगे, वो तो होते ही हैं कि जब स्नोफॉल होगा पहाड़ों पे अच्छा वाला, तो उसके चलते मैदानी भागों में उसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिला के अगर बात करें हम सीज़न की कि ये बहुत ही हार्श विंटर्स या अबव नॉर्मल रेनफॉल ऐसे आसार ऐसे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे और ना ही स्काईमेट के विचार में ऐसा कोई काइली कनेक्शन ला नीना का विंटर रेनफॉल के साथ ऐसा है। जी नहीं। जी। तो फिर किस तरीके की ला नीना से जोड़कर नहीं, अगर नॉर्मली भी देखें तो किस तरीके की विंटर कंडीशंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कोल्डर रीजन्स हैं, फिर चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जेएनके हो? देखिए वैसे तो हम इस साल की बात करें, इस साल की शुरुआती दिन जो थे जनवरी-फरवरी जो कि पीक विंटर सीज़न होता है, पूरे पहाड़ों में बहुत ही कम वर्षा और स्नोफॉल हुआ था। लगभग 40 से 45% तक की कमी रही थी, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। उसके बाद जब मानसून आया, मानसून के दिनों में भी उन क्षेत्रों में बहुत कम, सामान्य से लगभग 25-30% की कमी रही थी। ये कमी हमें अभी भी नवंबर के महीने की बात करें, मानसून के खत्म होने के बाद अक्टूबर-नवंबर अभी तक भी वहाँ पे इसी तरह का डेफ़िसिट अभी भी जारी है और इन कंडीशंस के चलते मुझे अभी भी ऐसा मेरा अनुमान है, स्काईमेट का अनुमान है कि विंटर्स सीवियर भी नहीं होंगी और बहुत ज़्यादा बारिश भी और स्नोफॉल नहीं होने वाला है इतना ज़्यादा। सामान्य कंडीशन ज़रूर बनी रहेंगी, लेकिन कुल मिला के अगर कहें तो सीज़न सामान्य से लगभग या उससे कम ही रेनफॉल होगा। हमें कोई इतनी मुश्किल या कठिनाई नहीं होगी कि इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो गया जिसके कारण दिक्कत आ गई या कुछ ऐसा हो गया, ऐसा मुझे नहीं लगता है। एक तो ला नीना वैसे ही नहीं आ रहा है, आते-आते उसको मेरे अपने अनुमान के हिसाब से तो जनवरी टेम्परेचर्स का में महीना आ शर्मा जी जाएगा। कुछ जी। हाँ, मिनिमम टेम्परेचर में कुछ कमी देखने को मिलेगी क्या अगले कुछ दिनों में? स्पेशली देखिए अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो? देखिए, ज़रूर मिलेगी। देखिए, कोई एक कमी होती है सीज़नल प्रोग्रेशन क्योंकि जैसे सूर्य हमारे इक्वेटर के साउथ में है, तो अपने आप ही जैसे-जैसे महीना आगे बढ़ता है, सीज़न आगे बढ़ता है, तो तापमान में गिरावट आती है। लेकिन
जो हमें नॉर्मल तापमान में गिरावट, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या जो पश्चिमी विक्षोभ या जो ये वेदर सिस्टम होते हैं, उनके चलते देखने को मिलती है, वो मिसिंग रहेगी, उसके चलते नहीं होगा। जैसे दिल्ली का तापमान अभी तक आप 17-18 और बीच में तो 20 डिग्री तक भी है, जबकि सामान्य तापमान आज के दिन में 13-14 डिग्री होना चाहिए। उसको पकड़ते-पकड़ते ज़रूर उसको तक पहुँचते मुझे लगता है 1 सप्ताह का और वक़्त लगेगा, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते ज़रूर ऐसे हालात बनेंगे कि मैदानी भागों में थोड़ी ठंड ज़रूर आ जाएगी। अगले सप्ताह के शुरुआत में ही हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें कि तापमान सामान्य के पास आ जाए। सामान्य से नीचे आने का अभी मुझे कोई ऐसे आसार नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, गिरावट जिसकी आपने ज़िक्र किया, ज़रूर होगी। अगले सप्ताह में हमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने के साथ-साथ हल्की ठंड का एहसास आना भी ज़रूर शुरू होगा। जी। ओके, चलिए शुक्रिया शर्मा साहब इलेबोरेट करने के लिए किस तरीके के सिचुएशन वेदर वाइज वेरियस रीजन्स में रह सकती है, लेकिन 3 से 4 डिग्री कमी मिनिमम टेम्परेचर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले हफ्ते से। चलिए शुक्रिया आपका ये तमाम बातें धन्यवाद। समझाने के लिए। लेकिन वापस लौटते हैं कमोडिटी मार्केट की स्ट्रैटेजीज पर और एक क्विकली राय ले लेते हैं बेस मेटल्स पर नवनीत से, जहां पर हम लगातार यूएस इलेक्शंस के बाद से ही प्रेशर सस्टेन होते हुए देख रहे हैं और ज़्यादातर बेस मेटल्स दबाव में ही है। लगातार 800 के आसपास कॉपर आ चुका है, बाकी बेस मेटल्स में भी भाव नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। कैसा लग रहा है पूरा ही पैक एज अ बेस मेटल्स का नवनीत? यहाँ से नीचे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी और क्या स्ट्रैटेजी? वेल दीपाली, लास्ट 5 दिनों में हमने करीब 3 से 5% के आसपास करेक्शन अक्रॉस बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में देखा है। लार्जली एक तो इलेक्शन के नतीजे, दूसरा फेड की मीट, जिसकी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में 104 के स्तर से 106, 20, 30 तक जाते हुए देखा है। और तीसरा फैक्टर रहा है चाइना का स्टिमुलस, जो कि अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड था और लार्ज स्टिमुलस एक्सपेक्टेशन थी, बस जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उस तरह से डिलीवर नहीं हुआ है। तो ये तीनों ही कॉम्बिनेशन बेस मेटल के लिए नेगेटिव साबित हुए एंड एक प्रेशर का माहौल बना हुआ है। मेरे हिसाब से ठीक ठाक करेक्शन आ गया है और यहाँ से डॉलर इंडेक्स को ऊपर बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत और एम्यूनेशन लगेगा, जो फिलहाल मौजूद नहीं है। तो उसके लिहाज मुझे लगता है एक छोटा बाउंस बैक आपको पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में देखने मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप 795 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। कॉपर 802 803 के आसपास 815 तक का पॉसिबिलिटी देखने मिल सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जिंक भी एक बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है। एक रीजनेबल करेक्शन हमने देख चुके हैं। 272 273 के आसपास आप जिंक बाय करिए। 268 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 270 282 के ऊपर के टारगेट देख सकेंगे। ओके, चलिए तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए बेस मेटल्स पर। जिंक पर चर्चा हुई, 274 के आसपास कारोबार कर रहा है। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे तो कुछ और कमोडिटीज पर करेंगे चर्चा। दिनेश सुमानी और नवनीत हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और हमारे साथ नवनीत दमानी बने हुए हैं, साथ ही दिनेश सुमानी भी हैं, उनसे करते हैं चर्चा कुछ और कमोडिटीज की। पहले बात हम बेस मेटल्स की कर रहे थे, दिनेश जी से और पूछ लेते हैं बेस मेटल्स पर उनकी अप्रोच क्या है और वो कोई ट्रेड लेंगे क्या? बताइए दिनेश जी, क्या स्ट्रैटेजी बेस मेटल्स पर? जी बिल्कुल, बेस मेटल्स में हमने खास करके कॉपर में देखा कि 855 के हाई से नीचे में 802 का लो बना चुका है, ऑलमोस्ट 50-55 रुपए टूट गया है। यहाँ से पुल बैक रैलीज हमें देखने मिल सकती है और एक डिमांड जोन, एक सपोर्ट जोन है 800 के आसपास का, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो सेम जो नवनीत का कॉल है, ऑलमोस्ट सिमिलर मेरा कॉल है, 802, 50, 803 के आसपास। कॉपर में थोड़ा मुझे बाइंग लगता है, 811, 820 के लेवल अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकती है और 797 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वही जिंक की बात करूं तो मैं 272-50 के आसपास का एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पर एक बार बाइंग बरकरार आ सकती है। 277 का टारगेट 2 से 3 दिन में हमें देखने मिल सकता है और 269.40 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। कॉपर जिंक मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल मोड में आ सकता है। ओके, चलिए तो ये बात हुई बेस मेटल्स स्ट्रैटेजी की, लेकिन एक राय सिल्वर पर भी ले लेते हैं, जो एक शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है आज के सेशन में, अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई दी है। नवनीत, क्या स्ट्रैटेजी सिल्वर पर?
सिल्वर में भी मैंने जैसे बताया कि करीब करीब 11% का करेक्शन हमने लास्ट एक महीने में सिल्वर प्राइस में आते हुए देखा है। मेरे हिसाब से 88,000 89,000 बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है और मीडियम टर्म की अवधि में हम 94,000 के ऊपर के लेवल्स आप देख पाएंगे। बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी सिल्वर में बुलिशनेस आज के सत्र में कंटिन्यू रह सकती है। अगर 99,800 के आसपास मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 99,200 का स्टॉप लगाएगी। अगले 1 से 2 सेशन में आपको 91,000 प्लस के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, गोल्ड पर क्या राय है साथी नवनीत आपकी? यहाँ से कितने नीचे जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है? आज सुबह ही हम इनफैक्ट सुरेंद्र मेहता से बातचीत कर रहे थे, उनका मानना भी ये था 73,500 तक मैक्स जा सकता है, उसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम है। आपके क्या लेवल्स है नीचे की तरफ और क्या व्यू है प्राइस मूवमेंट को लेकर? एक रीजनेबल करेक्शन गोल्ड प्राइसिंग में भी आया है और छोटा मोटा बाउंस हमको देखने मिल सकता है गोल्ड में, बिकॉज बेस मेटल में तेजी आते हुए नजर आ रही है और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ी फर्मनेस दिखा रहा है। बट मेरा रुझान बहुत तेजी का नहीं है गोल्ड में। 75,400 75,500 तक अगर बाउंस आ जाता है अगले 1-2-4 सेशन में तो फिर से रैली की स्ट्रेटेजी रहेगी। बट आज के लिए अगर पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ से 300 से 500 रुपए का बाउंस देखने मिल सकता है, जो कि आप नीचे में 74,800 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करते हुए कैप्चर कर सकते हैं। ओके, एक क्विक राय कच्चे तेल पर भी ले लेते हैं, उसके बाद एग्री कमोडिटीज पर भी बातचीत करेंगे। कच्चे तेल पर क्या राय है आपकी दिनेश जी? यहाँ पर एक रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, क्या व्यू है मौजूदा स्तरों से? जी बिल्कुल, कच्चे तेल में डिमांड सप्लाई का कंसर्न हमेशा ही रहा है। जो डिमांड है काफी कमजोर है और सप्लाई इसमें निरंतर है। ओपेक कंट्रीज ने भी बार बार इसके आउटलुक हमें घटा के दिए है और जो चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज है ये इस पर व्योम कर रहा है। तो बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 5700 डाउनसाइड और 5950 अपसाइड यह दायरा 8 से 15 दिन के लिए मेंटेन कर सकता है। डाउनसाइड अगर 5750 5765 आता है तो आई थिंक इट शुड बी बाइंग लेवल। ऊपर में 5840 और 5920 के लेवल्स, डाउनसाइड 5700 बिलो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम एग्री कमोडिटी। पहले तो कोरिएंडर पर, दिनेश जी क्या राय है आपकी कोरिएंडर पर? गुजरात में स्विंग डिलेड 1% तक अब तक स्विंग हुई है, राजस्थान में शुरुआत हुई नहीं है, जिसके कारण फ्यूचर तो ब्राइट दिख रहा है, बट क्या व्यू है मौजूदा स्तरों से आज की तेजी के बाद? जी बिल्कुल, ठंड बिल्कुल शुरू हुई नहीं है और धूप थोड़ी सी ज्यादा है। टेम्परेचर वहां अत्यधिक है, इसी के चलते वहां स्विंग में रुकावट हो रही है। बिल्कुल भी स्विंग स्टार्ट नहीं हुई है और पिछले बार साल में जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है इसमें काफी घटा है। तो मुझे लगता है सप्लाई अभी भी और 3 से 4 महीने स्विंग के बाद में भी लगेगी। थोड़ा सा रमजान का डिमांड मौसम भी रहेगा तो उसके चलते एक बड़ा मूव आने की संभावना है। आज खास करके इसका अगर वॉल्यूम देखते हैं तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 23,000 मेट्रिक टन का वॉल्यूम है, जो कि मुझे लगता है कि पिछले 3 से 4 महीने का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। इसमें बाइंग इंटरेस्ट उभर कर आया है, अंडर वैल्यूड कमोडिटीज है और इसीलिए मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर से भी ये 7650 और 7800 के लेवल्स दिखा सकता है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। कहीं अगर 7300 आता है तो मेरे हिसाब से इसमें बाइंग करना। ओके, 7304 के आसपास कारोबार करते हुए कोरिएंडर 6% की जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल 7304 के मौजूदा लेवल से 412 रुपए की स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है ट्रेड। चलिए, शुक्रिया नवनीत और दिनेश जी आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर क्विक व्यू देकर स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार।